लेकिन हम मोस्ट क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसराइल के जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, शाम, ये सब अंडर अटैक है और यहां पर जब वो शहादतें होती चली जा रही हैं, तो इसराइल का ये बिहेवियर एक बड़ी जंग की तरफ धकेलता चला जा रहा है। आप देखिए कि मुआहिदा गजा में भी मौजूद है, मुआहिदा लेबनान में भी मौजूद है, सीरिया का क्या कसूर है, वेस्ट बैंक वालों ने क्या किया है। तो एक ऐसी एंटिटी जो अब एक बदमस्त हाथी की तरह जो वो कभी इधर टक्करें मारी है, कभी उधर टक्करें मारी है, ना ही वो अपनी हेजेमनी इंपोज कर सकी है, ना ही वो अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव कर सकती है, और अब वो सिर्फ जंगों को मुसलसल जो जारी रखना चाहती है। तो इसराइल का ये बिहेवियर जो है वो रीजन को और ज्यादा खौफनाक सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है, और लेबनान पर जो हमले हुए हैं उस पर जो रीजन की खामोशी है वो इसको मजीद खराब सूरत हाल की तरफ धकेल रहा है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और उसको परेशान होना चाहिए, क्योंकि उसने जो किया है इसका बहुत बुरा नतीजा निकलने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि IRGC से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। IRGC ने कहा है कि एक क्रशिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी हिजबुल्लाह कह रही है कि भाई इनको परेशान होना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और उससे बढ़कर ईरान से रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। IRGC ने कहा है कि एक रिस्पॉन्स आ रहा है और ये बड़ा क्रशिंग रिस्पॉन्स होगा इजराइल के खिलाफ। इससे पहले हमने आपके सामने ये असेसमेंट रखी है कि जो हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक है, जो लेबनान के ऊपर अटैक है, ये असल में जो ईरान की रेडीनेस है या ईरान की ताकत कमजोरी है उसको भी टेस्ट करने का एक टूल है, एक तरीका है। जो जिस नौयत का जवाब हिजबुल्लाह देगी उससे ईरान कितना तैयार है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है, वो भी बहरहाल इजराइल यहां से टेस्ट करेगा। तो इसलिए कमजोरी का मतलब यह होगा कि मजीद ब्रूटल अटैक्स। तो अब हिजबुल्लाह के ऊपर एक ऐसा हमला हुआ है कि तमाम रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, तो बहरहाल अब उनको बदला लेना है और अंदर से भी प्रेशर होगा कि जब भरपूर जवाब दिया जाना चाहिए। एक साल से खामोशी भी है और डेफिनेटली कुछ ओपिनियंस दरमियान में ऐसी होंगी कि इस वक्त शायद हमें रिफ्रेन करना चाहिए, फिलहाल हमें जवाब नहीं देना चाहिए। देखिए ना, इसराइल एक टकरे मार रहा ना भाई, असैसिनेशन करके कौन सा हिजबुल्लाह रुक जाएगी, कौन सा हिजबुल्लाह जो है वो उसकी पोजीशन बदल जाएगी। तो इस वक्त नेतन्याहू को चाहिए जंगे, तो वो भी तो ट्रैप है ना जिसको मद्देनजर रखना है। और जो लेबनीज गवर्नमेंट का बिहेवियर है वो नहीं बदल रहा। लेबनीज गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर्स ऐसे ही बात कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं ऐसा लग रहा है ये इजरायली मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, वो उल्टा इजरायली नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये जो इजरायली हमले हैं ये तो सिर्फ हिजबुल्लाह की वजह से, ये हिजबुल्लाह अपने जो वेपन्स लेकर बैठी हुई है इस वजह से इजराइल मजबूर है। तो अल शरा जिसने आते साथ ही इजराइल दोस्ती का नारा लगाया, वो क्या लेकर बैठा हुआ है जो शाम में हमले हो रहे हैं? कतर क्या लेकर बैठा हुआ है जो कतर पर इजराइल ने जाकर अटैक किया? तो ऐसी एक फुलिश माइंडसेट के साथ लेबनीज मिनिस्टर जो है वो बिहेव कर रहे हैं कि उसका मजीद आप कह रहे हैं कि क्राइसिस जो है वो लेबनान के लिए बढ़ रहा है एज अ कंट्री, क्योंकि वो इजरायली नैरेटिव को जो है वो सेल कर रहे हैं आगे। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन IRGC की सबसे ये बड़ी स्टेटमेंट है कि रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ वेनेजुएला और इजराइल आमने सामने है। इजराइल ने स्टेटमेंट जारी किया वेनेजुएला के खिलाफ, क्योंकि वेनेजुएला बहुत बड़ा सपोर्टर है फलस्तीन का, तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल जो इजराइल के खिलाफ है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो है उस वक्त साउथ अमेरिका के मुल्कों के दौरे के ऊपर है। 2 मुल्कों का ये दौरा कर रहा है, अर्जेंटाइन का ये दौरा कर रहा है, और अर्जेंटाइन की गवर्नमेंट आपको पता है सबसे बड़ी सपोर्टर है इस वक्त, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट है। तो वेनेजुएला का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जब सामने आ रहा है, तो ये बहरहाल देख रहे हैं एक ही फ्रंट है। वेनेजुएला किस तरह से फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है और ये ज़ायनिस्ट जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है प्रेसिडेंट मडोरो को गिराने के लिए। उधर जो रशिया और यूक्रेन की नाज़िम जंग है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पिछले घंटों में बहुत बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक रशिया पर किया है। 249 ड्रोन्स यूक्रेन ने रशिया के ऊपर लॉन्च किए हैं और उसमें उनकी कैपेबिलिटीज भी हुई हैं। रशिया में कैपेबिलिटीज हुई हैं, उनकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया गया। 249 ड्रोन्स, एक ऐसा लगता है कि बरसात हो गई है। और इससे डबल ड्रोन्स पर रशिया ने दागे हैं, मिसाइल दागे हैं, और खासकर जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है उसको निशाना बनाया गया। रशिया का हमला भी बहुत डेडली अटैक था। तो एक तरफ जहां मुज़ाकरात जारी हैं और वो कामयाब होंगे नहीं होंगे, यूरोपियंस अपना प्रपोजल लेकर आ गए हैं, तो उसी दरमियान ये जंग बहुत तेज हो गई है। और साथ ये भी बहुत बड़ी खबर जो है वो पैसिफिक से भी आ रही है। चाइनीज जो स्पाई बलून्स हैं वो ताइवान के करीब जब देखे गए। चाइनीज उन्होंने अपने जो स्पाई बलून्स है वो ताइवान की तरफ भेजना शुरू कर दिया है। जो जापान के साथ एस्केलेशन हुई है और जो अमेरिका ने असलहा दिया है, तो उसके बाद ये चाइना का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। तो आप देखें तो तमाम फ्रंट्स के ऊपर हमें एस्केलेशन नजर आ रही है। सबसे पहले मैं एक बड़ी ही पेनफुल खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कितनी ब्रूटल ये जंग थी और ये जो जेनोसाइड है ये रोजे क़यामत तक भी भुलाई नहीं जा सकी। मैं आपको बता दूं ये इतनी ब्रूटल थी। आज जर्मन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। दुनिया की रूह काम गई है जो आज रिपोर्ट सामने है। जर्मन इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक जो शहादतें हैं उसकी तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है ना, 1 लाख से भी ज्यादा। इस वक्त जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो 68,000 के करीब हैं।
जर्मन इंस्टीट्यूट के मुताबिक यह तादाद 1 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और साथ उन्होंने यह कहा है कि यह भी पॉसिबिलिटी है कि तादाद से ज्यादा हो और हमें कभी एक्चुअल नंबर्स मिल ही ना सकें कि हम ये कह ना सकें कि एक्चुअल वहां पर शहादतें कितनी हुई हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा खौफनाक बमबारी हुई है और जिस तरह से लोग मलबे तले दबे हुए हैं और जितना डाटा मिसिंग है, तादाद इससे भी ज्यादा हो सकती है और हम कभी उस एग्जैक्ट नंबर तक की ना पहुंच सके। इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन इजराइल ने वहां पर की। अब मुझे बताइए, 1 लाख बंदा इजराइल ने वहां पर मार दिया है, 1 लाख, और जिसमें मेजोरिटी औरतें और बच्चे हैं। इतनी बड़ी जो तादाद है, ये मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें इतने बच्चे मारे गए, इतने औरतें मारी गई हों, और गोलियां चलाकर, गोले चलाकर, बमबारी करके, और प्रिसाइज यानी ड्रोन्स ने जा जाकर टारगेट किया, और इस वक्त भी रोजाना वहां पर शहादतें हो रही हैं। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं 1 लाख से ज्यादा तादाद और 2 लाख के करीब जब जख्मी हैं, तो क्या मतलब क्यामत होगी गजा के अंदर, और इसके बाद क्या रह जाता है। और देखिए, ये जो 1 लाख लोग वहां पर मारे गए हैं, ये हमारी आंखों के सामने मारे गए। यानी ऐसा नहीं हुआ कि न्यूक्लियर बम गिरा है एक ही दफा और वो सारे अचानक मारे गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। रोज हमारे सामने 100 मारा जा रहा है, 150 मारा जा रहा है, 50 मारा जा रहा है। दो साल के अंदर हमने रोज एक एक फलस्तीनी को मरते हुए देखा है, और कोई भी रीजन में फलस्तीनियों की मदद को नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा बिट्रेयल था जो फलस्तीनियों के साथ हुआ। इवन अरब्स की जो पिछली लीडरशिप है, उसने भी कभी कमजोर होते हुए भी फलस्तीनियों के लिए इस तरह कंप्रोमाइज नहीं किया जिस तरह इन्होंने किया। हालांकि ये आज ज्यादा ताकतवर थे, इनके पास ज्यादा लेवरेज थी, इनकी यूरोप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनकी अमेरिका में है, इनकी मतलब इनके आज लेवरेज पिछली लीडरशिप से ज्यादा है। और इन्होंने वो ना लेवरेज इस्तेमाल की, ना इन्होंने एयर स्पेस तक इजराइल के लिए बात नहीं की। ये जो है वो ऑयल देते रहे, इन्होंने इजराइल के साथ तजारत बढ़ा दी, ये इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल रोकते रहे, ये इजराइल को इंटेलिजेंस देते रहे। तो क्या फिर नहीं कहा जाएगा कि ये हिस्सेदार रहे? तो ये एक ऐसा जख्म है यहां पर, ये कैसा वायलेंस यहां पर बोया गया है 1 लाख बंदे को मारकर। इसके बाद आपको लगता है कि यहां पर जो है वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी और उसके बाद यहां पर अमन होगा। और फिर ये मुझे बताइए कि जिसने 1 लाख बंदे को मारा है, उसने क्या सोच कर मारा है? वो अब यहां पर कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात करेगा? तो उसने सिस्टमैटिकली और जानबूझकर एक मकसद के तहत मारा है कि वो फलस्तीनियों को मुकम्मल उनकी नस्ल कुशी कर रहा है, उनको मुकम्मल खत्म कर रहा है। तो इसलिए ये जंगें यहां पर रुकने वाली नहीं है, ठीक है ना। और जो इसने किया है इस एंटिटी ने, ये बहरहाल अपने अंजाम को पहुंचेगी। जमीनी निजाम नहीं तो बहरहाल आसमानी निजाम भी, उसने भी हरकत में आना है और ये एंटिटी जब अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन ये जो वायलेंस का बीज है और जो यहां पर फलस्तीनियों को बेदर्दी से मारा गया है, ये ताक़यामत भी ये चीजें अब भूलने वाली नहीं है। तो ये बड़ी ही पेनफुल सूरत हाल आज जो है वो सामने आ रही है और हमले जारी हैं। जर्मन स्टडी एस्टिमेट गाजा डेथ टूल सरपासेस 1 लाख, 1 लाख से भी ज्यादा है। द ट्रू नंबर ऑफ जो पैलेस्टीनियन मारे गए हैं, तो ये फार हायर हैं देन प्रीवियसली डॉक्यूमेंटेड। जितना पहले डॉक्यूमेंट किया गया था उससे ये बहुत ज्यादा हलाकते हैं। और वी विल नेवर नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द डेड। हो सकता है कि जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं, यानी वो इतने ज्यादा हो सकते हैं कि हम उनको जान ही ना सकें। यानी कि वो मलबे तले दबे हैं, फिर बमबारी में जिस तरह से मारे जाते हैं, मतलब वो एक शख्स जो है वो आपको पता है जब बम गिरता है तो उसकी क्या सूरत बन जाती है। तो एग्जैक्ट नंबर्स भी हो सकता है हम फाउंड ना कर सकें। ये तादाद 1,25,000 तक भी हो सकती है, ठीक है। ये उनका एस्टिमेट आज सामने आ रहा है। और इससे पहले, बहुत पहले, जो ब्रिटेन का एक बहुत पुराना मेडिकल का मैगजीन है, उसने 1,86,000 तादाद भी बताई हुई है फलस्तीनी शहादतों की, 1,86,000। तो ये रीजन को पता होगा ये कितने मारे गए, इनके इंटेलिजेंस को इन सबको पता है, ठीक है ना, वहां पर कितने फलस्तीनी जब मारे गए। और देखें, इराक जंग हुई या शाम जंग हुई या लिबिया की जंग हुई, वो मामला डिफरेंट है, ठीक है ना। इस जैसा कभी नहीं हुआ कि रोज हमारे सामने, दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम हो रहा है और 79 फलस्तीनी को 50-50 करके 100-100 करके जब मारा जा रहा है और हर तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पानी बंद किया जा रहा है, खुराक बंद किया जा रहा है। क्या शाम में या इराक में ऐसा था कि बाहर 6,000 ट्रक्स खड़े हुए हैं और वो अंदर एक छोटे से एरिया में दाखिल नहीं हो पा रहे? वो जंगें बहुत ब्रूटल थी, लेकिन इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती, ठीक है ना, जो यहां गजा के साथ हुआ है और जो बेट्रेयल फलस्तीनियों के साथ किया गया। ऐसा लग रहा है कि अभी भी इंतजार सिर्फ इस बात का है कि इजराइल अपना काम मुकम्मल कर ले, क्योंकि अभी भी इनका कोई अमली और प्रैक्टिकल इकदाम तो नजर नहीं आ रहा। बल्कि जो हालिया दौरा हुआ है उसके बाद तो हमें ज्यादा जंगें नजर आ रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो लेबनान पर हमला हो गया है, उसके बाद शाम में इजराइल मजीद घुस गया है और यमन पर वो तैयारी कर रहा है, ईरान के ऊपर वो तैयारी कर रहा है, गजा पर हमले तेज हो गए हैं, वेस्ट बैंक में वो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वॉर क्राइम्स कर रहे हैं और वो वॉर क्रिमिनल एंटिटी के साथ ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और उनके एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए हैं। और लेबनीज गवर्नमेंट उल्टा हिजबुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो इसका नतीजा सिर्फ कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय इसके कि जंगें और बढ़ेंगी, ठीक है ना। अमन लाने का तरीका उस इवल एंटिटी को रोकना है, उस इवल एंटिटी के नैरेटिव को आगे बढ़ाकर तो अमन नहीं होगा। सो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डीपन्स इन गाजा अंडर रिलेंटलेस इजरायली अटैक्स। खौफनाक बमबारी जारी है और इस वक्त इजराइल जो है
वो इकोनॉमी को, यानी गजा की इकोनॉमी तो तबाह हो ही चुकी है, वेस्ट बैंक की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। और ये ओल्ड कॉलोनियल प्लेबुक है, जिसमें अब देखना पुराने जमाने में यानी इकोनॉमी का जरिया क्या होता था, एग्रीकल्चर, लैंड और माल मवेशी दोनों को तबाह कर दिया जाता था ताकि उनका जो निजाम जिंदगी है तबाह हो जाए। तो यहां भी यही किया जा रहा है। इजरायली वॉर प्लेन्स है, उन्होंने नई स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं द सो कॉल्ड येलो लाइन से भी आगे बढ़कर इंटेंस आर्टिलरी जो है वो शेलिंग कर रही है। और फलस्तीनी लीडरशिप ने कहा कि इमीडिएट इंटरनेशनल इंटरवेंशन की जरूरत है। और गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर ये इंटरवेंशन ना हुई तो जो लाइफ सेविंग मिशन जारी हैं वो रुक जाएंगे और मुकम्मल तौर पर पैरालाइज हो जाएंगे। थाउजेंड्स ऑफ जिंदगियां मजीद एट रिस्क होंगी। सिस्टमैटिक कैंपेन ऑफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, इंटेंसिफिकेशन हो रही है, जो बिल्डिंग्स को डेमोलिशन किया जा रहा है। अब देखना ये रीजन खामोश बैठा रहता है, ये सारे इजराइल हमले करता रहता है, फिर अचानक वो इंटेंसिटी बढ़ा देता है। असल डिजास्टर्स अप्रोच ये है कि इजराइल के डेली वायलेशंस को एक्सेप्ट करना, क्योंकि जब ये इक्वेशन इजराइल इंपोज कर लेता है तो फिर अगली बारी आती है जैसे लेबनान में हो रहा है। तो दिस कैंपेन एज अ डेलिबरेट एंड सिस्टमैटिक एफर्ट टू डिस्ट्रॉय इंटायर नेबरहुड्स एंड क्रिटिकल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा इजरायली जो गन फायर है वो भी देखा जा रहा है, इजराइल की जो नेवी है वहां से वो भी अटैक कर रही है। सो लैंड, एयर एंड सी तीनों तरफ से गजा पर हमले जारी हैं और इस सूरत हाल को सीज फायर और पीस कहा जा रहा है। और आज यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है कि वेस्ट बैंक जो है वो 1960 के बाद सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो वो फेस कर रहा है। अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो देखा जा रहा है। और दोनों पैलेस्टीनियन टेरिटरी यानी गजा और वेस्ट बैंक दोनों में ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खौफनाक है और जिससे सीरियस सोशल और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आने वाले हैं। यानी उनकी देखें गजा में क्या बच गया है, गजा की में बैठी फलस्तीनी कौम बस अब यही रह गई है कि उनकी जिंदगियां बस यही है कि वो टेंटों में बैठे हैं और खाना इमदाद के जरिए आ जाएगा तो वो खा लेंगे। यानी देखें एक कौम होती है ना, उसका कारोबार है, उसका रोजगार है, वो डिग्निटी के साथ जिंदगी गुजार रही है, आगे बढ़ रही है। तो यहां पर तो वो टेंट्स में बैठे हुए और बैरूनी इमदाद के बस मुंतजिर है। और बैरूनी इमदाद क्या है, खाना आ जाएगा खा लेंगे। और वो भी इस वक्त जो हालत है कि बमबारी हो रही है, खाना नहीं आ रहा, वो सारी चीजें। तो ये यानी बाकायदा कॉलोनियल प्लेबुक है और अब ये बड़े शिद्दत के साथ वेस्ट बैंक में अप्लाई की जा रही है। उनका जो जरिया मुआश है उसको तबाह किया जा रहा है। जरिया मुआश के बाद तो फिर बाकी कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। उनके ऑलिव्स के खेत जब वो छीने जा रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ फलस्तीनियों को ऑलरेडी डिस्प्लेस किया जा चुका है वेस्ट बैंक में, वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं, लेकिन ये सब खामोश बैठे हैं और पसे पर्दा पता नहीं क्या बातें इजराइल के साथ करते होंगे। तो अब देखिए ये मुसलसल वायलेंस देखिए, हिजबुल्लाह तो स्टेप बैक करनी ना करने वाली, ईरान तो इस वायलेंस के खिलाफ स्टेप बैक नहीं करने वाला। तो वो बहरहाल लड़ेंगे जितना वो लड़ सकते हैं। तो जंगे वो नहीं चाहते हैं लेकिन जंगे उन पर इंपोज की जा रही है। तो इस मुसलसल वायलेंस का नतीजा निकलेगा कि देखें अरब स्ट्रीट का भी एक पोजीशन उन्होंने ले रखी है, जिसका इन सब गवर्नमेंट्स को बहुत खतरा है कि अरब स्ट्रीट जो है वो कब से खामोश बैठी है और देख रही है इन गवर्नमेंट्स के बिहेवियर को, और इजराइल मुसलसल वायलेंस करता चला जा रहा है। तो IRGC से बहुत बड़ा रद्दमल सामने आ रहा है। ईरान वॉन्स इजराइल क्रशिंग रिटेलिएशन कमिंग, ईरानी मीडिया कोट कर रहे हैं, क्रशिंग रिटेलिएशन जो हम करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी इसमें यमन भी अटैक कर सकता है, इसमें हिजबुल्लाह भी अटैक कर सकती है और इसमें ईरान भी अटैक कर सकता है। IRGC चीफ ने कहा है कि इजराइल ने अपने इख्तिताम को और तेज कर दिया है रेजिस्टेंस कमांडर को निशाना बनाकर। इजराइल ने बस अपने इख्तिताम को तेज किया है। IRGC हिजबुल्लाह होल्ड द राइट टू अवेंज मर्टायर, बदला लेना है अब। और ईरान ने कहा, ईरान इज द ओनली कंट्री जिसने कहा हिजबुल्लाह के पास मुकम्मल राइट है बदला लेने का, बाकी उन्होंने तो कंडेम भी नहीं किया। तो अब यानी कि बदला लेना है जो इन्होंने अटैक किया और इंतकाम लेना है। और IRGC कह रही है मुकम्मल राइट है हिजबुल्लाह के पास बदला लेने का। तेहरान कॉल्स फॉर रिटेलिएशन एज इजराइल स्ट्राइक बेरूत, तेहरान कह रहा है कि मुकम्मल जो है वो रिटेलिएशन होगी। IRGC थ्रेटन्स इजराइल विद रिटेलिएशन फॉर द असैसिनेशन ऑफ हिजबुल्लाह चीफ। अब ये सारा मीडिया जो इसको कोट कर रहा है और हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट ये है कि ज़ायनिस्ट मस्ट रिमेन वरीड एज दे हैव कमिटेड अ ग्रेव एरर, बहुत बड़ी उन्होंने गलती की है, लिहाजा उनको जो है वो यानी इस वक्त वहां खलबली होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो अपना बंदोबस्त जो है वो कर ले। लेबनीज मिनिस्टर जो है वो हस्बे रिवायत हिजबुल्लाह को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान पर ये मुसीबतें आ रही। इजराइल का भी एग्जैक्ट यही नैरेटिव है कि जो भी हो रहा है हम तो मजबूर हैं, तो जो लेबनान पर मुसीबतें आ रही हैं उसकी वजह हिजबुल्लाह है। तो खैर, अच्छा जी, वेनेजुएला और इजराइल आमने सामने है क्योंकि इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस वक्त साउथ अमेरिका के दौरे के ऊपर है और वहां पर उसने वेनेजुएला के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की है जिस पर वेनेजुएला का बड़ा सख्त रद्दमल आ रहा है। वेनेजुएला स्लैम्स इजरायली फॉरेन मिनिस्टर एज वॉर क्रिमिनल एंड जेनोसाइड परपेट्रेटर। आगे से वेनेजुएला ने कहा कि तुम कौन हो हमारे बारे में बात करने वाले, तुम तो
जेनोसाइड और वॉर क्रिमिनल हो तुम। और वेनेजुएला ने कहा कि इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर होकर रहेगी। इजरायली जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि एक बहुत बड़ा ज़ायनिस्ट है, और पैराग्वे, ये साउथ अमेरिका का एक मुल्क है, वहां पर ये पहुंचा है, उसको बुलाया गया और सेनेट में इसने वहां पर खिताब किया है और इसने कहा कि वेनेजुएला डिस्टेबलाइज कर रहा है रीजन को और रेफ्यूजी क्राइसिस को बढ़ा रहा है, और ये हिजबुल्लाह, हमास और यमन के साथ जब वो मिलजुल कर ये सारा कुछ कर रहा है। यानी हिजबुल्लाह, हमास और यमन वेनेजुएला में पहुंच गए। तो इस पर वेनेजुएला का रद्दअमल सामने आया। उसने कहा, वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वेनेजुएला का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। यानी जो इंग्लिश में उन्होंने बात की उसका सादा जुबान में आपके सामने कह रहे हैं, वेनेजुएला का नाम अपनी गंदी जुबान से जो मत लो। एंड यूर हैंड्स आर स्टेन्ड विद इनोसेंट ब्लड, तुम्हारे हाथ जब वो मासूम निहत्ते लोगों के खून से रंगे हुए हैं। एंड हमारी जो जंगें होती हैं, हम जो स्ट्रगल करते हैं, वो अपनी सोवरेनिटी के लिए और अपने लोगों की डिफेंस के लिए करते हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं जो जेनोसाइड वहां पर कर रहे हैं। तो इसके बाद ये जो है वो अर्जेंटाइन जाएगा, जो बहुत बड़ी ज़ायनिस्ट हुकूमत है वहां पर। और वेनेजुएला विल नॉट अबंडन द सैक्रेड कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, ये प्रेसिडेंट मडूरो के अभी 10 दिन पहले की स्टेटमेंट है कि हम सैक्रेड मुकद्दस कॉज है उसको कभी नहीं लीव करेंगे, फलस्तीन की सपोर्ट। अच्छा, इसके साथ फिर वेनेजुएला पर एक नया जो है प्लॉट वो भी सामने आ रहा है। आज ही प्रेसिडेंट मडूरो ने कहा है कि न्यू इंफॉर्मेशन आई है, न्यू प्लॉट अगेंस्ट वेनेजुएला। ये पूरा एक जंग जब वहां पर शुरू हो चुकी है, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, वॉर होती है, प्रोपेगेंडा वॉर होती है और सबूटा, ये सारा होगा। तो आज वो कह रहे हैं नई इंफॉर्मेशन आई है। उधर भरपूर जंग है रशिया और यूक्रेन की, मुज़ाकरात जा रही हैं, जिसका नतीजा निकलता है नहीं निकलता, लेकिन जंग शदीद हो गई है। डेडली अटैक्स इन रशिया, यूक्रेन अहेड ऑफ रिपोर्टेड टॉक्स इन अबू धाबी। रशिया के अंदर बड़े डेडली अटैक्स यूक्रेन ने किए हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट रीसेंट अटैक, जब 249 ड्रोन्स यूक्रेन ने फायर किए हैं। 3 रशियन जब उसमें मारे गए हैं और 11 के करीब जब जख्मी हैं। इंडस्ट्रियल जोन और जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको निशाना बनाया गया है। यूक्रेन मिलिट्री सेज इट हिट रशियन ऑयल रिफाइनरी एंड टर्मिनल। तो आगे से फिर रशिया ने इससे भी डबल ड्रोन्स और इससे भी ज्यादा मिसाइल कीव के ऊपर फायर किए हैं, और यहां इनकी बहुत ज्यादा, इनकी डबल से ट्रिपल हलाकतें यहां पर हुई हैं। तो वो जंग और ज्यादा डेडली जब हो गई है। और अल जजीरा लिख रहा है कि सिचुएशन इन यूक्रेनियन सिटीज एंड फ्रंट लाइन नॉट ग्रेट। सिटीज में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है और फ्रंट लाइंस के ऊपर तो बिल्कुल एक खौफनाक सूरत हाल है। सिटीज के अंदर 16 घंटे लोड शेडिंग होती है और ये बढ़ती चली जा रही है क्योंकि रशिया जो हमले कर रहा है उसके नतीजे में बिजली और ज्यादा गायब हो रही है। कुछ शहर तो बिल्कुल ही यानी टाउन्स बिजली से मुकम्मल गायब हैं। कुछ जो बड़े शहर हैं उसमें 16 घंटे बिजली नहीं आती है। तो ये वहां पर सूरत हाल बनी हुई है। तो अगर आप फ्रंट लाइंस की तरफ चले जाएं जहां पर रशियन और यूक्रेनियन फौजी आपस में लड़ रही हैं, तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है यूक्रेनियन उनके ट्रूप्स की, और रशियन ट्रूप्स है वो आगे इस वक्त बढ़ रहे हैं। फिर इस बैटल फॉर फ्रंट लाइन टाउन्स वेयर यूक्रेनियन सोल्जर्स आर सराउंडेड, तो उनकी जो कोलैप्स है वो इस वक्त हो रहा है। मैक्रोन अबे और साथ रोमानिया में ड्रोन्स नजर आए हैं। रोमानिया के जो जेट्स हैं, यानी आप कह लेंगे नेटो, वहां पर उनके जेट्स मोबिलाइज हुए हैं। तो एक पूरी जंग यानी बढ़ रही है। और ये जो नेटो रशिया के फटे हैं, ये भी वाकयात हो रहे हैं कि नेटो की टेरिटरी में ड्रोन्स देखे जा रहे हैं, नेटो के जेट्स मोबिलाइज हो रहे हैं। तो यूक्रेन की ये पूरी कोशिश रही है कि यूरोप और रशिया के बहरहाल जंग जब शुरू करवा दी जाए। मैक्रोन सेज कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए अगेंस्ट रशिया। रशिया हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, हमें कमजोर नहीं दिखना चाहिए और ये हमें ताकत बढ़ानी चाहिए। ये सारी बातें जो उन्होंने की हैं, और ये जो मुआहिदा है ये यूक्रेन का मुकम्मल सरेंडर है जिसको किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहिए। उधर चाइनीज बलून जो है वो ताइवान के करीब देखा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना इस हद तक जा रहा है कि अपने स्पाई बलून जो है उन्होंने ताइवान की तरफ भेजना शुरू कर दिए। तो एस्केलेशन वहां पर बढ़ रही है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आकर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।